Hi there, how are you guys? This is Kuldeep Gautam. As we know that the term when CBSE board exams are approaching, the end of time is slipping fast. This flexes the nerves of a student, but don't worry guys, we Focus Tree Academy on the auspicious occasion of Diwali start a quick revision series, an online series for math, science and SST of class 10th. In this series, guys, we revise all concepts followed by 100 to 200 questions, important questions, 100 to 200 questions from each chapter based on CBSE pattern. And this course is a bilingual course. So let's start. तो अब शुरू से शुरुआत करते हैं बच्चा पार्टी एकदम एक एक कॉन्सेप्ट को समझ समझ के। और सबसे पहले हम साइंस लेंगे और साइंस में केमिस्ट्री देखो 16 मार्क्स की आ रही है। 40 आउट ऑफ 16, 40 में से 16 नंबर, ठीक है। और सबसे पहला चैप्टर है केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन एक तरीके से मदर चैप्टर है जो बाकी के रेस्ट ऑफ द चैप्टर है केमिस्ट्री के, जैसे एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स एंड मेटल एंड नॉन मेटल। इन दोनों चैप्टर्स में हम जितनी भी केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे वो सारी की सारी हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में कवर कर लेंगे। वहाँ पर हमारे को बस छोटा सा पोर्शन कवर करना रहेगा। अच्छा देखो, तो हम अब एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल समझ के करेंगे। और देखो सबसे बड़ी बात याद करना। देखो अगर हम चीज़ों को याद नहीं करेंगे ना तो एक बार पढ़ के रह जाएंगे। तो अभी तो देखो एग्ज़ाम का प्रेशर है, सारे बच्चे एकदम अलर्ट हैं, सभी बच्चों का दिमाग एकदम अलर्ट है कि भाई अभी पढ़ना है। बट अभी दिवाली का फेस्टिवल है तो बहुत सारे बच्चे जिनके घरों में दिवाली मनाई जाती है वो तो भाई कह रहे होंगे कि यार चलो अभी 2-3 दिन मौज कर लेते हैं, फिर 2-3 दिन के बाद हम पढ़ने बैठेंगे। बट नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो भाई, पढ़ना ज़रूरी है। और मैं जो अभी बात कह रहा था तुम लोगों से कि भाई याद करना बहुत ज़रूरी है। जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं ना, हम उसको याद करें, रिवाइज करें, क्योंकि जब तक हम उसको रिवाइज नहीं करेंगे ना तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में घुस के फिर निकल जाएगी, फिर वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगी और हमको पेपर के अंदर फ़ायदा नहीं मिलेगा, एग्ज़ाम के अंदर हम कम फ़ायदे में रहेंगे। तो सबसे बड़ी बात ये है कि भैया जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको एक रिवीजन के शेड्यूल के मुताबिक पढ़ें। तो अभी जो हम रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन, इसमें ना हम बिल्कुल एक सेट पैटर्न और एक सेट स्केड्यूल के तहत चलेंगे। और हम जो क्वेश्चन अभी पहले कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे और कॉन्सेप्ट कवर करने के बाद में हम रोज़ आपके पास कुछ कुछ नए क्वेश्चंस लेकर आएंगे। और जो हमने पहले चैप्टर कर लिए हैं उनको हम रिवीजन के तौर पर भी रोज़ के रोज़ रिवाइज करेंगे, ठीक है। जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप जब सेल्फ स्टडी करेंगे और जब आप क्वेश्चंस करेंगे हमारे साथ, या फिर बहुत सारी अच्छी बुक्स हैं मार्केट में तो आपने ख़रीद भी ली होंगी, तो जब उनसे आप जो सीबीएसई पैटर्न पर हैं तो आप जब उनसे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं यार हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चाहे हमारे प्री बोर्ड्स में, चाहे पीटीज़ में जैसे भी परफॉर्मेंस रही हो, बट अभी जो हमारी ट्रैक पर स्टडी जा रही है, हमको विश्वास है कि हम आने वाले 20 से 25 दिनों के अंदर, ज़्यादा दिन है बट मैं 20 से 25 दिन काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ फेस्टिवल्स से निकल जाएंगे दिन और कुछ तो आदत होती है हमारी कि कुछ एक आध दिन तो वैसे भी स्लिप हो ही जाना होता है। तो इन 20 से 25 दिनों के अंदर हम रिवाइज जो कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उससे हमारे अच्छे नंबर आएंगे। तो चलो सबसे पहले ना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को शुरू करते हैं। अच्छा उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि भैया कोई भी एक बुक पकड़ लो, ज़्यादा बुक के चक्कर में नहीं पढ़ना, है ना। वन बुक मैनी टाइम रेदर देन मैनी बुक वन टाइम।
एक किताब को पढ़ो और कई बार पढ़ो तो उससे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अच्छी होगी। और एनसीईआरटी इज़ वन ऑफ द गुड बुक, ठीक है। उसके जो क्वेश्चंस हैं, उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी उसके अंदर सॉल्ट्स हैं, जितनी भी रिएक्शन है, केमिस्ट्री के लिए बात कर रहा हूँ मैं भी, तो उनको आप समझ कर उनको याद करके रिलेट कर करके एक दूसरे से रिलेट कर करके आप याद करने की कोशिश करो, तो वो बेहतर तरीके से ना हम एग्ज़ाम्स में रिटेन कर पाएंगे। चलो सबसे पहले ना स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। अच्छा ठीक है, देखो जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है उस चैप्टर में ना हम चेंजेस के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? चेंजेस के बारे में, बदलाव के बारे में। हमारे नेचर के अंदर जितने भी बदलाव होते हैं हम उनको अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं जैसे, बट उनको एक पर्टिकुलर स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कभी देखा नहीं होगा। जैसे आमी का आम बन जाना, दूध का दही बन जाना, लोहे एक शाइनी लोहे का, एक शाइनी आयरन रॉड का रस्ट में कन्वर्ट हो जाना, हम ये सब चीज़ें देखते हैं। पेंट भी कर देते हैं उस पर बहुत बार, हर साल ही करते हैं। दिवाली आने से पहले हम अपने जितने भी लोहे के हमारे खिड़की दरवाजे होते हैं उन सब पर पेंट भी करते हैं, पर इनको हमने कभी भी साइंस के नज़रिए से ज़्यादा नहीं देखा होगा। तो अब हम इन चेंजेस को साइंस के चश्मे से देखेंगे। भाई साइंस का भी एक चश्मा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जब अपनी छोटी क्लासेस में थे तो हमने चेंजेस के बारे में पढ़ा था कि भैया चेंजेस दो तरह के होते हैं, एक तो फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज एक थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे, फिजिकल चेंज के बारे में हमें कुछ 10th क्लास की बुक में कुछ बताया ही नहीं गया, बट फिजिकल चेंज सबसे पहले जिक्र किया गया है। इसका मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसके हमें पता होने चाहिए। जैसे फिजिकल चेंज क्या होते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। वाटर जब आइस में कन्वर्ट हो जाएगी तो वो फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। अब इसमें होता क्या है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, कोई नई चीज नहीं बनेगी, ठीक है। टेम्परेरी चेंज रहेगा, जो भी चेंज होगा वो कैसा होगा, टेम्परेरी होगा। और तीसरी बात, मास ऑफ सब्सटेंस रिमेन सेम। अच्छा, जैसे कि हमने पानी से बर्फ बनाई, 1 किलो पानी लिया और बर्फ का वेट करा तो भी वो 1 किलो, तो पानी का कोई मास चेंज नहीं हुआ। जब पानी आइस बन गया तो फिर वो 1 ही किलो का रहा। और नो नेट एनर्जी चेंज अकर। चौथी बात कि इसमें कोई एनर्जी चेंज अकर नहीं होती, नो नेट एनर्जी चेंज अकर। इसको समझते हैं कैसे। अब देखो जैसे कि पानी है, पानी को जब हम आइस में कन्वर्ट करेंगे ना बेटा, तो जब पानी को आइस में कन्वर्ट करेंगे तो 1 ग्राम पानी 336 जूल हीट एनर्जी रिलीज करेगा। क्या करेगा, रिलीज करेगा, सॉरी थोड़ा, ठीक है। और अब देखना, जब आइस वाटर बनेगी तो 336 जूल पर ग्राम हीट एब्जॉर्ब करेगी। अच्छा, जब हम बर्फ को रख देते हैं किसी गर्म बर्तन के ऊपर तो वो पानी बन जाती है, और जब पानी को फ्रिज में रख देते हैं तो वो बर्फ बन जाती है। तो जब पानी बर्फ बन रहा होता है तब वो ना एनर्जी रिलीज करता है, पानी रिलीज करता है, और उसके आसपास का एनवायरनमेंट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो 336 जूल ग्राम हीट एनर्जी वो रिलीज करेगा, और जब आइस टू वाटर बनेगा तो 336 जूल पर ग्राम हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, ठीक है। पानी एब्जॉर्ब करेगा। तो अब हमने देखा कि जितनी एनर्जी रिलीज करी गई थी उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर ली गई, ठीक है। तो इसमें कोई नेट एनर्जी चेंज नहीं हुआ। अब जो केमिकल चेंजेस हैं वो कैसे होते हैं, एग्जाम्पल हम पढ़ लेते हैं। मिल्क कर्ड में बन जाती है, मिल्क क्या हो जाती है, कर्ड में, ठीक है। अच्छा, जो मिल्क है ना, मिल्क का कर्ड बनने का क्या प्रोसेस है, मिल्क में ना प्रोटीन होता है कैसीन, ठीक है। मिल्क में जो प्रोटीन होता है कैसीन, जब वो एसिड के कांटेक्ट में आ जाता है ना, जब उसमें क्या मिला देते हैं हम, एसिड मिला देते हैं, जैसे सिरका, विनेगर, ठीक है, मिला देंगे तो वो कोगुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। क्या हो जाता है, इकट्ठा। अब हमने कई बार देखा होगा मम्मी जब पनीर बनाती हैं, है ना, या फिर चीज़ बनाती हैं, तो वो क्या करती हैं, दूध के अंदर एक
या तो नींबू डाल देती हैं या सिरका डाल देती हैं। अब नींबू और सिरका एसिड है, और एसिड क्या करते हैं, जैसे ही वो दूध के अंदर जाते हैं तो उस कैसीन कैसीन क्या हो जाता है, वो कैसीन जो प्रोटीन है वो इकट्ठा हो जाता है, कोगुलेट हो जाता है, और पानी पानी अलग हो जाता है, प्रोटीन प्रोटीन कंटेंट अलग हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें केमिकल चेंज में क्या है, वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, मतलब कि एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस बन जाते हैं। ठीक है, और ये चेंज परमानेंट होते हैं। कैसे होते हैं, चेंज परमानेंट। इनको एग्जांपल्स के तौर पे हम अभी बाद में देखेंगे। मास इज जनरली अल्टर्ड। अच्छा देखो, मास इज जनरली अल्टर्ड मतलब कि मास जनरली बदल जाता है। मास जनरली बदल जाने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये नहीं है कि मास का लॉस हो जाता है। देयर इज नो लॉस ऑफ मास इन अ केमिकल रिएक्शन। मास का चेंज कभी भी नहीं होता, मास का लॉस कभी भी नहीं होता किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। हाँ, मास चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर समझ लेते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन। जैसे मैं बोलूँ कि मैंने यहाँ पर 12 ग्राम कार्बन लिया, कितना लिया, 12 ग्राम कार्बन लिया, और मैंने यहाँ पर 32 ग्राम ऑक्सीजन ली। क्या ली, 32 ग्राम ऑक्सीजन ली। तो जब ये दोनों रिएक्शन कर गए तो मेरे को यहाँ पर 44 ग्राम CO2 मिल गई। कार्बन तो खत्म भाई, अब देखो गैस बन गई है ना। अब मैं कहूँ कि कार्बन कहाँ गया, कार्बन वार्बन अब मेरे पास नहीं बचा, मेरे पास तो भाई CO2 बची है इस वक्त केवल। तो मास जनरली ऑल्टर, मास बदल जाता है सब। अब जब सब्सटेंस ही बदल जाते हैं तो भाई मास भी बदल जाना ही है, बट मास का लॉस नहीं हुआ। अब इस CO2 में 12 ग्राम कार्बन ही है और 32 ग्राम ऑक्सीजन ही है। ठीक है, अब देखो एनर्जी चेंज, अब जो चौथी बात है, एनर्जी चेंज इज जनरली इन्वॉल्व। एनर्जी चेंज जो है ना वो जनरली इन्वॉल्व, ज़्यादातर केसेस में एनर्जी चेंज होती है। कैसे होती है, देखो दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, केमिकल चेंज दो तरह की होते हैं, एक तो एक्सोथर्मिक होते हैं और एक एंडोथर्मिक होते हैं। एक्सोथर्मिक हम पढ़ते आए हैं, समझते आए हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जो कि हीट रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, हीट रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, और बहुत सारी एनर्जी भी मिलेगी। क्या मिलेगी, यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी भी मिलेगी। यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ हीट। ठीक है, अब कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिनके एग्जाम्पल हम अभी बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, एंडोथर्मिक हीट रिएक्शंस जो होती हैं वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस। अच्छा, अब देखो ये तो बात हो गई चेंजेस की, हमने क्लासिफिकेशन किया फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का। अब हमको कैसे पता लगेगा कि कोई भी चेंज जो हो रहा है, केमिकल चेंज जो हो रहा है, कोई भी चेंज जो हो रहा है वो केमिकल चेंज है या फिर फिजिकल चेंज है, कैसे पता लगेगा। अब उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम 4 कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए हमें पता लग जाएगा कि भाई ये जो चेंज हो रहा है वो केमिकल चेंज है। देखो पहला ध्यान रखना कैसा होगा, चेंज इन स्टेट में परिवर्तन हो जाएगा, स्टेट में चेंज हो जाएगा। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या दे देगी भाई, CO2 रिलीज कर देगी। क्या कर देगी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है। जब कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करेंगे तो एक गैस दे देंगे। देखो सॉलिड से क्या बन गया, सॉलिड से बन गया गैस। ठीक है, अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक भैया चेंज इन कलर में चेंज हो जाएगा। जैसे कॉपर रेड ब्राउन कलर का होता है ना, जो तारों में लगता है ना, जो कॉपर की वायर्स होती हैं, है ना, यूटेंसिल्स बनते हैं, बर्तन होते हैं, तांबे का बर्तन बनता है। ठीक है, रेड ब्राउन कह लो या फिर पिंक कह लो। पिंक जब कॉपर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ में ठीक है, तो हम उसको बर्न करेंगे। जब कॉपर को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड भाई ब्लैक कलर का होगा। क्या होगा, ब्लैक कलर का। अब देखो एक सबसे पहला जो केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल हमारी NCERT की बुक में है वो दिया गया है, मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया जाता है तो मैग्नीशियम ग्रे कलर का होगा। जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और वो वाइट कलर का होगा। देखो ग्रे से वाइट हो गया। ठीक है, ये कलर हमें याद रखने पड़ेंगे।
जितने भी एग्जाम्पल्स हमारी बुक के अंदर दिए गए हैं वो सब हमें याद करने पड़ेंगे। और मैंने भी कोशिश करी है कि पार्ट 2, जैसे मैंने पूरे चैप्टर को ना 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और दूसरे पार्ट के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़ेंगे, और उन इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में जब केमिकल रिएक्शन होने से पहले और केमिकल रिएक्शन होने के बाद उनके अंदर कौन कौन से चेंज, कलर में कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, हम वो वहाँ पर डिस्टिंग्विश करेंगे। कलर का भी एक चेंज मेंशन किया गया है। अब देखो इवोल्यूशन ऑफ गैस। अच्छा, इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब कि गैस का इवॉल्व होना, रिलीज होना, ठीक है। अब कैसे होगा, जब कोई सॉलिड है, अब सॉलिड किसी केमिकल रिएक्शन में जाए और वहाँ से गैस रिलीज हो जाए। कैसे हो जाए, गैस रिलीज हो जाए, मतलब कि सॉलिड से फिर सॉलिड ही मिल रहा है, सॉलिड से गैस स्टेट पूरी तरीके से चेंज नहीं हुई है, बट सॉलिड से सॉलिड में कन्वर्जन हुआ है और कुछ सर्टेन गैसेस भी रिलीज हो गई हैं। अब देखो 4 इंपॉर्टेंट गैसेस हैं जो हमको पढ़नी है। सबसे पहला देखो, जो FeSO4 पेज नंबर 8 NCERT, ध्यान से पढ़ना वहाँ पर, है ना। FeSO4 को जब हीट करेंगे तो Fe2O3 प्लस SO2 और SO3, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये 2 गैसेस निकलेंगी, ठीक है। और ये इन 2 गैसेस की क्या पहचान है, ये पंजेंट स्मेल है। बाद में हम अलग से इनके टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनके हम टेस्ट कैसे करेंगे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट गैसेस हैं ये, इनके टेस्ट के बारे में आ सकता है। तो SO2 और SO3, ठीक है। अब दूसरा, व्हेन लेड, ये तो बात ये है ना, व्हेन लेड नाइट्रेट PbNO32, ठीक है। व्हेन लेड नाइट्रेट, जब हम उसको हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड मिलेगा PbO प्लस NO2 प्लस O2। NO2 जो गैस है ना, जब वो रिलीज होती है तो ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं। जैसे मान लो धुआं निकल रहा है ब्राउन कलर का, कैसा, ब्राउन फ्यूम्स। जैसे स्प्रे, जैसे बार्बर के यहाँ जाते हैं ना, बार्बर स्प्रे करता है जब, तो सिक मारता है हमारे बालों पे, ठीक है, स्प्रेयर से। तो इसी तरीके से ब्राउन फ्यूम्स ऐसे निकलते हुए दिखाई देते हैं रिएक्शन के अंदर, तो समझ जाओ कि भैया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। अच्छा देखो, जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और हाइड्रोजन गैस की कैसे पहचान होगी, जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और हम जब हम उसे बर्न करेंगे, है ना, बर्न करेंगे तो पॉप की साउंड से बर्न होगी। क्या होगी, पॉप साउंड से बर्न होगी। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करा जाएगा तब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट थोड़ा सा बड़ा है तो हम यहाँ पर बोलते बोलते डिस्कस नहीं करेंगे। 3 के बारे में तो हमने अभी डिस्कस कर लिया कि भैया कि उनके बारे में हमें कैसे पता लगेगा कि वो सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रही है कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस कैसे निकलेगी बताओ, पता कैसे लगेगा कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, जब गैस निकली, कोई भी सल्फेट कंपाउंड को बर्न किया जाएगा और हमें पंजेंट स्मेल आएगी, एकदम तीखी गंध आएगी, तब हमें पता लग जाएगा कि भाई सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है, ठीक है। बड़ी ही हार्मफुल गैस है ये। और जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगी तो ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे, ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे। और जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी तो जब हम उसको जलाएंगे, बर्न करेंगे, तो वो पॉप, जैसे पॉप आ रहे हैं ना आजकल दिवाली पे, बिल्कुल पॉप के जैसी साउंड करेंगे वो। अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो टेस्ट है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट है, उसको ना हम अभी नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट पार्ट में, 3rd पार्ट में मतलब कि डिस्कस करेंगे। अच्छा देखो, चेंज इज टेम्परेचर के अंदर भी चेंज होने वाले हैं। कैसे, किसके अंदर चेंज होने वाले हैं, टेम्परेचर के अंदर। 2 तरह की रिएक्शंस होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन कौन सी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। हम पहले ही बात कर चुके हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें हीट एनर्जी लिबरेट होती है। क्या होती है, हीट एनर्जी लिबरेट होती है। जैसे जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ बर्न करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, यहाँ पर प्लस का साइन और लगा लेते हैं, प्लस एनर्जी भी रिलीज होगी, ठीक है। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होंगी जैसे कि जो
हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगी। क्या करेंगी? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगी। एनसीईआरटी में बड़ा ही एक एग्जाम्पल हमें बोला गया है, तो इसको जरूर ध्यान रखें। जब बैरियम हाइड्रो ऑक्साइड NH4Cl अमोनियम क्लोराइड से रिएक्ट करेगा तो बैरियम क्लोराइड वाटर प्लस अमोनिया गैस निकलेगी। और जब हम टेस्ट ट्यूब को पकड़ेंगे ना, जैसे मान लो ये टेस्ट ट्यूब है और हमने इसमें रिएक्शन कराई, बैरियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया और NH4Cl डाल दिया, तो जब हम इसे छुएंगे ना तो हमें ठंडा ठंडा लगेगा। कैसा लगेगा? ठंडा ठंडा। तो अब इसका क्या मतलब है? ठंडा तभी लगेगा जब ये हमारे हाथ से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही होगी या फिर सराउंडिंग से एनर्जी को क्या कर रही होगी? एब्जॉर्ब कर रही होगी। तो ये एक एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल है, इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट एब्जॉर्ब होगी क्लोरोफिल के थ्रू, ग्लूकोज ऑक्सीजन और वाटर बनेगा। क्या बनेगा? ग्लूकोज ऑक्सीजन और वाटर। तो हमने पहले पार्ट में बेसिकली चेंजेस के बारे में जाना, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, और क्या जाना? उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना। ठीक है, अभी हम ना फर्स्ट पार्ट को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। अब देखिए, अब किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। देखिए, जब अगर ये ना सब्जेक्टिव होता तो इस पार्ट में इस वाले पार्ट को इस सब पार्ट को, जैसे हाउ टू रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन, इसको ना हम बहुत एलेबोरेट करके पढ़ते, बट इस वक्त हम यहाँ पर इसको छोटा सा करके पढ़ेंगे क्योंकि इस वक्त पेपर MCQ है। ठीक है, अब देखो, केमिकल इक्वेशन क्या होता है? मेथड है। इट इज़ ए मेथड टू रिप्रेजेंट अ केमिकल चेंज, है ना, इन फॉर्म ऑफ सिंबल की फॉर्म में हम एक केमिकल चेंज को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या होता है? वो है केमिकल इक्वेशन। अच्छा, केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हम मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट या फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड रखते हैं और उनको बोलते हैं रिएक्टेंट, जो रिएक्शन कर रहे होते हैं। और एरो बताता है रिएक्शन की साइड को, कि रिएक्शन कहाँ से प्रोसीड कर रही है और कहाँ पर एंड कर रही है। और प्रोडक्ट साइड में हम रखते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट या फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड को। ठीक है, अब देखो, रिएक्शन को भी ना दो क्लासीफाई कर दिया गया है, दो तरीके से, एक स्केलेटन इक्वेशन और एक बैलेंस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? स्केलेटन इक्वेशन और बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन, स्केलेटन इक्वेशन ना अनबैलेंस्ड होती है। क्या होती है? अनबैलेंस्ड होती है। इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करती। ठीक है, आ रही है बात समझ में? इसका मतलब क्या है कि जो रिएक्टेंट हैं और जो प्रोडक्ट हैं, दोनों तरफ मास बराबर नहीं होता। क्या नहीं होता? मास बराबर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नाइट्रोजन रिएक्ट कर रही है हाइड्रोजन से, H2 से। ठीक है, ये हैबर्स प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? हैबर्स प्रोसेस है। ठीक है, जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगी तो अमोनिया गैस बनाएगी। क्या बनाएगी? अमोनिया गैस बनाएगी, NH3 गैस बनाएगी। ठीक है, तो अमोनिया बनेगी। अब जो अमोनिया गैस है उसमें जो प्रोडक्ट है। अमोनिया क्या है? प्रोडक्ट है हैबर्स प्रोसेस का। अब इसमें देखो, नाइट्रोजन का क्या है? एक एटम, और हाइड्रोजन के 3 एटम रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड में। और रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के यहाँ 2 एटम है और नाइट्रोजन के यहाँ 2 एटम है। भैया, यहाँ 2 एटम, यहाँ 1 एटम, तो ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। इसे स्केलेटन इक्वेशन बोलेंगे। अब देखो, इससे क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि भैया, डू स्केलेटन इक्वेशन, यस, ट्रू और फॉल्स भी आ सकते हैं। डू स्केलेटन इक्वेशन फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? नो, स्केलेटन इक्वेशन डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अब देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगी। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगी। क्लास 9 में पढ़ के आए थे, है ना, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में। ठीक है, एंटोनी लेवोइजियर ने दिए थे। ठीक है, अब देखो क्या होगा यहाँ पर। अब देखते हैं, जैसे नाइट्रोजन N2 प्लस H2 गिव्स NH3। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे भाई कि नाइट्रोजन के कितने हैं यहाँ पर, नाइट्रोजन के कितने, यहाँ पर नाइट्रोजन के कितने हैं और हाइड्रोजन के कितने एटम है। यहाँ पर 2 एटम है,
यहाँ पर भी दो एटम है हाइड्रोजन के भी। नाइट्रोजन के कितने इधर, एक, और हाइड्रोजन के कितने हैं, तीन। ठीक है। कैसे बैलेंस करें अब इसको? अच्छा, अब करते हैं मतलब कि नाइट्रोजन के दो, अगर मैं यहाँ पर दो लगा दूँ है ना, तो ये कितने हो जाएंगे, छः। चलिए मैंने दो लगा दिया यहाँ पर, तो नाइट्रोजन के कितने हो गए, दो। यहाँ पर भी दो हो गए, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई दो एटम हो गए। ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हो गए, थ्री टू जा सिक्स, कितने हो गए, सिक्स। अब यहाँ पर टू है, तो मैं यहाँ पर थ्री से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इस मॉलिक्यूल को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, नाइट्रोजन के दोनों तरफ दो हो गए और हाइड्रोजन के भी दोनों तरफ छः हो गए। ठीक है। अब ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है। अब एक बात और, अब कोई भी जो केमिकल इक्वेशन है ना, उसको हम इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएं? उसको इंफॉर्मेटिव बनाने का मतलब कि जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में आ जाएगा। भाई कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है और CO2 अगेन एक गैस है। तो हमें पता लगना चाहिए ना कि भैया कि उनकी स्टेट क्या थी, उनकी फिजिकल स्टेट क्या थी रिएक्टेंट की, और जो प्रोडक्ट मिले हैं हमें उनकी फिजिकल स्टेट क्या है। तो वो हम मेंशन कर दें, क्या कर दें, वो हम मेंशन कर दें। देखो, बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट हैं उनकी फिजिकल स्टेट हम मेंशन कर दें। अब कुछ सिंबल्स हैं जैसे ए क्यू मतलब कि एक्वस के लिए है। क्या है, एक्वस के लिए, मतलब कि वो पानी में घुले हुए हैं। क्या है, पानी में घुले हुए हैं। एस फॉर सॉलिड, एल फॉर लिक्विड, जी फॉर गैस, सी ए ओ क्या है, सी ए ओ सॉलिड है। क्या है, चूना। ठीक है। सी ए ओ क्या है, सॉलिड। अच्छा, जो अब तो पुताई बंद हो गई है चूना के पत्थर की, बट आज से बहुत साल पहले, आज से 10 15 साल पहले जब हम पुताई करा करते थे ना, तो इस चूना के पत्थर को लाकर पानी में मिला दिया करते थे। देखो, ये सॉलिड था पत्थर और ये लिक्विड था, और फिर एक घोल बन जाता था। घोल बन जाता था मतलब कि पानी में घोल है। वो किस में घोल है, पानी में घोल है। तो फिर हमने लिख दिया उसके आगे एक्वस। ठीक है। आ रही है बात समझ में? व्हेन CaO रिएक्ट विद H2O इट गिव्स CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होगी कि भाई इसका कैसे नाम आ गया, इसका कैसे नाम तुमने दे दिया सर। और चलो, ये तो एक कंपाउंड है अमोनिया, इसको तो बिल्कुल पता है ही है। तो नाम कैसे दिए जाते हैं, सेकंड पार्ट के अंदर चुटकियों के अंदर ख़त्म हो जाएंगे ये सारे के सारे। टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सेकंड पार्ट में हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। अच्छा, अब ये देखो, ये बैलेंस्ड है कि नहीं है, अब ये भी देख लेते हैं। देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन के दो हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के दो हैं। ये देखो सबस्क्रिप्ट है। क्या है ये, सबस्क्रिप्ट। हाइड्रोजन के दो दो, ऑक्सीजन के कितना, एक और एक, दो दो, कैल्शियम एक। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, इसमें हमें कुछ करना कराना नहीं है। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, बाय इंडिकेटिंग हीट चेंज, बताना तो पड़ेगा भैया कि हीट एब्जॉर्ब कर रही है कोई केमिकल रिएक्शन या फिर हीट रिलीज कर रही है। ठीक है। तो कैसे बताएंगे, अगर हीट एब्जॉर्ब करेगी तो वहाँ पर उसके ऊपर जहाँ पर एरो मार्क करेंगे ना, उसके ऊपर लिख देंगे टेम्परेचर, लिख देंगे या सनलाइट लिख देंगे। ठीक है। और अगर हीट रिलीज हो रही है तो प्रोडक्ट साइड में लिख देंगे प्लस करके हीट। ठीक है, कि भैया हीट निकल रही है इसमें, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और तीसरी बात क्या है, बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन अंडर विच रिएक्शन टेक्स प्लेस। अच्छा भाई, अब ऐसा तो है नहीं, देखो मान लो हमारे पास, हम क्लास 6 7th में 8th में हमने पढ़ा है कि मान लो कि भैया हमने एक आयरन नेल ली है ना, एक कील, लोहे की कील। हमने क्या किया, एक पानी को ना बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया और उससे सारी ऑक्सीजन निकल गई, सारी एयर निकल गई। और उस कील को कहाँ डाल दिया, उस कील को डाल दिया हमने पानी के अंदर। और अब देखा वो महीनों तक पड़ी रही, 2 महीनों तक पड़ी रही, 3 महीनों तक पड़ी रही, उसके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ, कुछ दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल फ्रेश की फ्रेश है। ठीक है। अब कोई परेशानी नहीं हुई उसमें। ठीक है। अब क्या हुआ, तो अब इसका पर हम जानते हैं कि भैया जैसे ही पानी और लोहा मिल जाते हैं तो वो जंग बन जाता है, बट यहाँ पर देखा जंग नहीं बना। तो इसका मतलब ये है कि भैया केवल पानी, इसका मतलब समझ में आया, केवल पानी पानी होगा ना।
ठीक है। तो हमने देखा कि भैया कि अगर केवल पानी पानी मिलेगा तो आयरन में कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, जैसे ही हम उसे मॉइस्चर में, मॉइस्ट एनवायरनमेंट में जहाँ पर ऑक्सीजन भी है और स्टीम की फॉर्म में पानी भी प्रेजेंट है, तो हम तो वो आयरन किस में बदल जाएगा, रस्ट में बदल जाएगा। Fe किस में बदल जाएगा, Fe2O3 डॉट XH2O, Fe2O3 डॉट XH2O। हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे इस फॉर्मूले के बारे में, ठीक है। तो हमें बताना तो पड़ेगा कि भैया कोई रिएक्शन किन कंडीशंस में हो रही है, उसको कितना टेम्परेचर चाहिए। जैसे कि मान लो NH2 प्लस 3H2, NH2 प्लस 3H2, जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ, अच्छा अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था ना, ये हैबर्स प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, हैबर्स प्रोसेस। जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगी अंडर 450 डिग्री सेल्सियस और 500 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, और हमें आयरन एज ए कैटलिस्ट चाहिए। क्या चाहिए, आयरन एज ए कैटलिस्ट चाहिए। तब हमें क्या मिलेगी, अमोनिया गैस मिलेगी जो कि हीट भी रिलीज करेगी। कैसी रिएक्शन है वो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, अब तुम जानना चाह रहे हो कि भाई कैटलिस्ट करता क्या है। कैटलिस्ट क्या करता है, जैसे कि मान लो एक रिएक्शन ए, उसको यहाँ बी तक जाना है। कहाँ तक जाना है, बी तक जाना है, ठीक है। ये है बी पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ठीक है। अब क्या होगा, कैटलिस्ट क्या करेगा, अब नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन है, इधर से होती हुई, इधर से होती हुई, इधर से होती हुई, ऐसे भाई वो गई, ठीक है। अब कैटलिस्ट क्या करेगा, किसी रिएक्शन में बिना इन्वॉल्व हुए, किसी रिएक्शन में बिना चेंज हुए, इन्वॉल्व तो होगा बट चेंज नहीं होगा अपने आप को, वो क्या करेगा, या तो रिएक्शन को बहुत स्लो कर देगा, उसका रास्ता बहुत लंबा कर देगा, ठीक है। उसका रास्ता क्या कर देगा, लंबा कर देगा, स्लो कर देगा। क्या कर देगा, स्लो कर देगा। या फिर उस रिएक्शन को फास्ट फॉरवर्ड, बहुत एकदम सीधे ले जाएगा, या क्या कर देगा, फास्ट कर देगा। पहली रिएक्शन तुम देख रहे थे टेढ़ी मेढ़ी होके जा रही थी, ठीक है। मान लो वो 5 मिनट में हो जा रही थी। कितने में हो जा रही थी, 5 मिनट में हो जा रही थी। एक कैटलिस्ट मैंने डाला कि भाई उसने रिएक्शन को स्लो कर दिया, 5 मिनट की जगह 20 मिनट में वो रिएक्शन हुई, ठीक है, ठीक है। और कोई एक कैटलिस्ट मैंने ऐसा डाला जिसने 5 मिनट की जगह उसे 2 मिनट के अंदर ख़त्म कर दिया। तो कैटलिस्ट जो होते हैं ना, केमिकल रिएक्शन में चेंज नहीं होते हैं, वो केमिकल रिएक्शंस को या तो तेज कर देते हैं या फास्ट कर देते हैं। यहाँ पर वही काम आयरन कर रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन को अमोनिया बनाने के लिए फास्ट कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है, फास्ट कर दे रहा है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चंस हम ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके कुछ क्वेश्चंस भी तो करने ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा बताओ, सबसे पहले ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है भाई, फिजिकल चेंज में चेंज टेम्परेरी होते हैं। हम याद करें सबसे पहले, फिजिकल चेंज में क्या होंगे, चेंज टेम्परेरी होंगे। नो चेंज इन मास, नो लॉस ऑफ मास, नो चेंज इन मास, है ना, या फिर नो चेंज इन एनर्जी भी, ठीक है। अब देखो, कंबशन ऑफ कोल, सब्लिमेशन ऑफ NH4Cl, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ NaCl, बी एंड सी बोथ। 4 ऑप्शन है, कौन सा फिजिकल चेंज है भाई, कंबशन ऑफ कोल। जैसे ही हम देखेंगे कंबशन मतलब कि भाई कंबशन एक केमिकल रिएक्शन है, मतलब कि कोल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो उससे हीट एनर्जी रिलीज होगी। अच्छा, कंबशन जहाँ आ जाए तो वहाँ से हीट एनर्जी, भाई कंबशन जब भी आएगा तो हीट एनर्जी से जैसी कंबशन आता है तो हम समझ जाते हैं कि भाई यहाँ से हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इसका मतलब कि जो फिजिकल चेंज होते हैं उनमें हीट एनर्जी तो रिलीज होती नहीं। 9th क्लास में पढ़ के आए हम, सब्लिमेशन क्या होता है, जब सॉलिड सीधे लिक्विड में वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी, जब सॉलिड सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो सब्लिमेशन होता है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ NaCl भी फिजिकल चेंज है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 क्लास 9th में हमने पढ़ा था, ठीक है, सेपरेशन में, जब सेपरेशन की टेक्निक में। तो बी एंड सी इसका राइट ऑप्शन है। क्या है, बी एंड सी इसका राइट ऑप्शन है। डी वाले पे, ऑन व्हाट बेसिस अ केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। केमिकल इक्वेशन किस बेसिस पर बैलेंस्ड होती है। अब देखो, सबसे पहला लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन नहीं, ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का सेकंड लॉ था, बट लॉ ऑफ इस पर तो हमने पढ़ा नहीं कि भाई इस पर इसके बिहाफ पर हम बैलेंस करते हैं। हाँ हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है चलो ये वाली बात हो गई, पर सीधे नहीं। अभी दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा इसका थर्ड पॉइंट भी देखेंगे कि क्या बोल रहा है वो। एटम नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, एटम ना ही तो क्रिएट किए जा सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। भाई ये तो डाल्टन ने बोला था, और डाल्टन ने बोला था मतलब कि एटम नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। हाँ ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सपोर्ट करता है, तो हम कहेंगे कि भाई ये दोनों के दोनों लग रहे हैं। और फोर्थ ऑप्शन देखेंगे बी एंड सी, तो इस पर टिक कर देंगे कि भैया बी और सी दोनों के दोनों है। अच्छा, मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग बिकॉज टू रिमूव ए लेयर ऑफ, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हम क्यों उसको क्या कहते हैं क्लीन करते हैं, ठीक है, सैंड पेपर से, क्यों, उस पर डस्ट रिमूव करने के लिए? नहीं नहीं, डस्ट तो हम झाड़ सकते हैं, फूंक से झाड़ देंगे। मैग्नीशियम कार्बोनेट से, क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड से? नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड तो भाई रिएक्शन करेगी। इसका ऑप्शन है बी, मैग्नीशियम कार्बोनेट, MgCO3, MgCO3 इसका फॉर्मूला है MgCO3। कैसे बनता है पार्ट 2 में हम इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। व्हाट डज AQ रिप्रेजेंट इन अ केमिकल इक्वेशन, AQ क्या रिप्रेजेंट करता है किसी केमिकल इक्वेशन के अंदर? क्या एक्विफर? नहीं, एक्विफर नहीं भाई, एक्विफर का मतलब होता है रिवर अंडर द सरफेस ऑफ द रिवर अंडर द अर्थ सरफेस। एक्विफर तो रिवर अंडर द अर्थ सरफेस ही होते हैं। नहीं नहीं, ये नहीं है। एक्वा पानी, नहीं ये भी नहीं है। एक्वस, हाँ भाई एक्वस है, अ सॉल्यूशन ऑफ एनीथिंग विद वाटर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है इनमें से? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोसिंथेसिस, नहीं ये नहीं है भाई, ये तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है, हमने पढ़ा है। रेस्पिरेशन, हाँ रेस्पिरेशन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी, इसमें भी एनर्जी देनी पड़ रही है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन लग रहा है क्या फोर्थ वाला भी है? रेस्पिरेशन, हाँ इसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है हमारे ग्लूकोज की सेल्स के अंदर, ठीक है। हाँ ये पढ़ा है हमने। तो लाइम स्टोन इंटू क्विक, नहीं लाइम स्टोन इंटू क्विक लाइम भी नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है CaCO3, ये क्विक लाइम में बदल जाता है CaO में, नहीं इसका मतलब ये ब्रेक हो रहा है, ये नहीं पढ़ा। तो रेस्पिरेशन आंसर है हमारा। अ सॉल्यूशन मेड इन वाटर इज नोन एज, अभी पढ़ के आए फोर्थ नंबर क्वेश्चन में, एक्वस सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन मेड इन वाटर इज नोन एज एन एक्वस सॉल्यूशन। होमोजीनियस सॉल्यूशन भी नहीं है, एक्वा सॉल्यूशन भी है, नन ऑफ द अबव भी नहीं है। तो देयर इज एन इक्वेशन ए विच कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड, ठीक है। देयर इज एन इक्वेशन, एक इक्वेशन है ए विच कंटेन इक्वल नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड। व्हाट इज ए? ए क्या है? स्केलेटन इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन, नन ऑफ द अबव। भैया बैलेंस्ड इक्वेशन है।